जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और इसके स्रोत यानी जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम ऋग वैदिक काल पड़ा। आइए अब देखते हैं ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। उत्तरी सीमा में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिमी सीमा में अफगानिस्तान, पूर्वी सीमा में पश्चिमी हिमालय और दक्षिणी सीमा में अरावली पर्वत तक फैला हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, पश्चिमी हिमालय, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और अरावली पर्वत। भारत के नक्शे में वर्तमान टाइम में ये इस तरीके से नजर आता है, आप देख सकते हैं। आगे है भारत के किन राज्यों में इनका विस्तार है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार है। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का विस्तार आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तुर्कमेनिस्तान से लेकर अरावली पर्वत तक मिलता है। जैसे अफगानिस्तान से लेकर इधर पश्चिमी हिमालय यानी उत्तर प्रदेश और तुर्कमेनिस्तान से लेकर अरावली पर्वत। आइए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त मिलता है, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का जो प्रदेश है, सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता जिसे वर्तमान टाइम में झेलम कहा जाता है, अस्कनी यानी चिनाब, परुषणी यानी रावी, शतुत्री यानी सतलज और विपाशा यानी कि ब्यास। ये 7 नदियां जो है सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानी जाती हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व होने के कारण हिरयानी भी कहा गया है और सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होने के कारण इसे उर्नावती भी कहा गया है। सुमोस पर्वत से निकलने के कारण सिंधु नदी को सुषोमा कहा गया है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी थी सरस्वती। सरस्वती को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा कहा गया है। इसी नदी को नदियों की माता, वाणी, बुद्धि, संगीत की देवी भी कहा जाता था। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन सी हैं? कुभा जिसे वर्तमान में काबुल कहते हैं, क्रमु जिसे कुर्रम कहते हैं, सुवास्तु जिसे स्वात कहा जाता है और गोमती जिसे गोमल कहते हैं। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल के पर्वत। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग जो थे वो पश्चिमी हिमालय को हेमवत कहते थे। इसमें पर्वत आप देख सकते हैं, मूंजम्बत चोटी, शिलामत, अर्जिक, शरण्याव्रत और सुसोम। सिंधु नदी सुसोम पर्वत से निकलती थी, इसलिए सिंधु नदी को सुषुमा कहा गया। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही बेहतरीन था। इसमें देखेंगे कैसे समाज जो था वो रक्त संबंध पर आधारित था। समाज का स्वरूप मूलतः कबीलाई यानी कि जो लोग जो थे वो कबीलाई यानी कि कबीले बनाकर रहते थे और समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और परिवार के जो मुखिया थे वो कुलक कहलाते थे। समाज में छुआछूत, दास प्रथा तथा जाति प्रथा ये सब नहीं थी। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की प्रकृति को बदलने की स्वतंत्रता थी, यानी कि व्यक्ति जो है जिस कार्य को करना चाहता है, जिस कार्य को छोड़कर नए कार्य करना चाहता है, वो स्वतंत्र रूप से उसे बदल सकता था। समाज जो था वो प्रति सत्तात्मक पर आधारित था।
और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा नियम जैसे लागू नहीं थे, क्योंकि दोस्तों इसमें महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं था। लड़कियों का जो जीवन पर्यंत था वो अविवाहित रहने का अधिकार था, जिसे अमाजु कहा गया। ऋग्वैदिक काल में लड़कियां जो थी वो अविवाहित रह सकती थी, और जो अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा गया। सोच सकते हैं कितना बेहतरीन काल हो सकता है वो। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, शिक्ता, अपाला और विश्वजारा जैसी महिलाएं जो थी वो शिक्षित थी, और ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनको शिक्षा में पूरा अधिकार दिया जाता था। बेटियों को पुत्रों के समान जो शिक्षा मिलते थे और यज्ञ करती थी, समाज में पूरा सम्मान दिया जाता था। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काल था। आगे देखेंगे ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति जो थी वो व्यवसाय में पशुपालन, कृषि, शिल्प और उद्योग ये सारे कार्य करती थी। धातुओं में प्रमुख धातु अयस्क था। जो अंदाजा लगाया गया ये अयस्क जो है वो कांसा या तांबा हो सकता है। व्यापार में जो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी जो भी व्यापार किया जाता था वो एक वस्तु से लेकर दूसरे वस्तु को देकर किया जाता था। कृषि का सर्वाधिक वर्णन जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। इस काल के लोग जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, जन और कबीले। ये दो भागों में विभाजित थे। आर्यों को जो पंचजन कहा गया, क्योंकि आर्य लोग जो थे उनके 5 कबीले, जिसे कुल यानी कि परिवार कहा जाता था, तो उनकी 5 कबीले थी। कौन कौन से आप देख सकते हैं, अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। ये पांचों मिलाकर क्या बन जाते थे, पंचजन, जो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। साधारण भाषा में एक प्रकार से मतलब ये राजा हुआ थे, ठीक, राजा होते थे। अब देखेंगे राज्यों का जो मूल आधार यानी कुल को यानी कि परिवार कहा जाता था। इनका परिवार देखिए कैसे था। परिवार से मिलकर ग्राम बनता था, और ग्राम से मिलकर जो था वो विश्व बनता था, और विश्व को मिलाकर जन बनते थे, और जन को मिलाकर राष्ट्र बनता था। यही क्या कहलाए, 5 जन, और 5 जन यानी कि पंचजन, ठीक। अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो आज वर्तमान में भारत में नजर आती हैं। देखेंगे कैसे। कुल यानी कि परिवार का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। जैसे वर्तमान टाइम में हमारे यहाँ अपने यहाँ क्या है, मुखिया। ग्राम यानी ग्राम का जो प्रमुख था वो ग्रामीण कहलाता था। वर्तमान टाइम में सरपंच के नाम से जाना जाता है। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, वर्तमान में महापौर है। जन का मुखिया जनपति कहलाता था, वर्तमान में मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्र का मुखिया राजा कहलाता था, जो वर्तमान में आज आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। तो जो भारत की जो प्रशासनिक इकाई है वो ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई पर आधारित है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।